प्रिय साथियों, आपका भाई आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर लाया है। इस खबर को पूरा आखिर तक देखना, तभी मार्केट में होगा मुनाफा। भारत के क्रेडिट मार्केट में एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 जून 2026 को आरबीआई क्रेडिट डेरिवेटिव्स डायरेक्शंस 2026 फीट नाम से मास्टर डायरेक्शन जारी किया, जो तुरंत लागू हो गया। इसने फरवरी 2022 में जारी पुराने क्रेडिट डेरिवेटिव्स डायरेक्शंस 2021 से 22 की जगह ले ली है, जो सिर्फ कॉरपोरेट बॉन्ड पर सिंगल नेम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप तक ही सीमित थे। बैंकों, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए इन नियमों से ये बदल गया है कि कौन इसमें शामिल हो सकता है, वे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और वे कितनी आज़ादी से क्रेडिट रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में निवेश करने वाले हर निवेशक को अभी क्या समझने की जरूरत है। 25 जून 2026 को क्या बदलाव हुआ। संशोधित फ्रेमवर्क में भागीदारी को अंडरलाइन क्रेडिट एक्सपोजर से जोड़ने वाली पाबंदियों को हटा दिया गया है, जिससे योग्य संस्थाओं को क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने में काफी ज्यादा छूट मिलती है। पहले सीडीएस का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता था कि पार्टिसिपेंट के पास असल में अंडरलाइन बॉन्ड है या नहीं। इस पाबंदी की वजह से हेजिंग एक्टिविटी और मार्केट की गहराई काफी सीमित हो जाती थी। नए नियमों के तहत भारत में रहने वाले नॉन रिटेल यूजर्स बिना किसी मकसद की पाबंदी के सीडीएस और टोटल रिटर्न स्वैप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि भारत से बाहर रहने वाले यूजर्स के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ हेजिंग के मकसद तक सीमित रखा गया है। यह एक अहम बदलाव है। भारत में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को क्रेडिट प्रोटेक्शन में ट्रेड करने के लिए किसी खास अंडरलाइंग एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। वे इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ हेजिंग के लिए ही नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यील्ड बढ़ाने या सिंथेटिक क्रेडिट पोजिशनिंग के लिए भी कर सकते हैं। नए इंस्ट्रूमेंट्स, टीआरएस और क्रेडिट इंडेक्स प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी। 2022 के फ्रेमवर्क में सिर्फ कॉरपोरेट बॉन्ड पर सिंगल नेम सीडीएस की इजाजत थी। 2026 के निर्देशों में प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज पेश की गई है। क्रेडिट इंडेक्स पर सीडीएस, कॉरपोरेट बॉन्ड पर टोटल रिटर्न स्वैप टीआरएस और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड होने वाले क्रेडिट इंडेक्स पर फ्यूचर्स। टोटल रिटर्न स्वैप टीआरएस एक पार्टी को फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट चुकाने के बदले बॉन्ड से मिलने वाला पूरा इकोनॉमिक रिटर्न, ब्याज और कीमत में बढ़ोतरी या कमी पाने की सुविधा देता है। यह संस्थानों को असल में बॉन्ड रखे बिना कॉरपोरेट डेट में सिंथेटिक एक्सपोजर देता है। क्रेडिट इंडेक्स पर सीडीएस पार्टिसिपेंट्स को एक साथ कई कॉरपोरेट क्रेडिट्स के बास्केट पर हेज करने या अपनी राय बनाने की सुविधा देते हैं, जिससे सिंगल इश्यूअर कंसंट्रेशन रिस्क कम हो जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड क्रेडिट इंडेक्स फ्यूचर्स उस ओटीसी मार्केट में पारदर्शिता और गारंटीड सेटलमेंट लाते हैं, जो पहले अपारदर्शी ओपेक हुआ करता था। अब कौन हिस्सा ले सकता है। योग्य एनबीएफसीज और एचएफसीज की भूमिका का दायरा बढ़ा। यहीं पर इस पॉलिसी का असर लिस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों पर सीधे तौर पर पड़ता है। तय शर्तों को पूरा करने वाले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एचएफसीज अब मार्केट मेकर के तौर पर काम कर सकती हैं। योग्य मार्केट मेकर्स में अब खास तौर पर अपर और मिडिल लेयर वाली एनबीएफसीज, जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी शामिल हैं, और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शामिल हैं। हालांकि इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक शामिल नहीं हैं। एग्जिम बैंक, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नाबी एफआईडी जैसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी इसमें शामिल हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह बढ़ी हुई भूमिका सिर्फ उन एनबीएफसीज और एचएफसीज पर लागू होती है जो आरबीआई की तय शर्तों को पूरा करती हैं, न कि सभी रजिस्टर्ड एनबीएफसीज पर। क्रेडिट डेरिवेटिव्स में मार्केट मेकर के तौर पर चुने जाना सिर्फ एक टेक्निकल क्लासिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब है फीस से होने वाली कमाई, बैलेंस शीट की बेहतर क्षमता और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ गहरे संबंध। इंश्योरेंस कंपनियां,
पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी प्रोटेक्शन सेलर के तौर पर काम करने के योग्य होंगे। इससे उन संस्थाओं के लिए कमाई का एक नया जरिया खुलेगा जो पहले भारत के क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर मार्केट से दूर थीं। एफपीआई एक्सेस, कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पूंजी के लिए नया रास्ता। एफपीआईज एक्सचेंज ट्रेडेड सीडीएस में प्रोटेक्शन खरीदने और बेचने दोनों तरह से लेन देन कर सकते हैं। हालांकि क्रेडिट इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी ग्रॉस शॉर्ट पोजीशन कॉरपोरेट बॉन्ड और क्रेडिट इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी कुल लॉन्ग पोजीशन से ज्यादा नहीं हो सकती। यह सिर्फ सट्टेबाजी के लिए पोजीशन लेने से बचाने का एक उपाय है। यह इसलिए अहम है क्योंकि अब एफपीआईज के पास भारतीय कॉरपोरेट क्रेडिट में एक्सपोजर पाने का एक रेगुलेटेड सिंथेटिक रास्ता है, जिसके लिए उन्हें सीधे बॉन्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। जो बैंक और एनबीएफसीज बाजार में बॉन्ड जारी करते हैं, उनके लिए इससे उनके पेपर की मांग का दायरा काफी बढ़ सकता है, जिससे क्रेडिट स्प्रेड कम हो सकते हैं और समय के साथ उधार लेने की लागत भी घट सकती है। लाइव देखें आज पार्टिसिपेंट वाइज ओआई, एफआईआई, डीआईआई, क्लाइंट, प्रोपोजिशन, एनबीएफसी और बैंकिंग शेयरों पर इसका क्या असर होगा। इस पॉलिसी का फाइनेंशियल सेक्टर के निवेशकों पर कई तरह से असर पड़ेगा। बेहतर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, बैंक और योग्य बड़ी एनबीएफसीज अब सीडीएस और टीआरएस का इस्तेमाल करके अपने कॉरपोरेट लोन और बॉन्ड पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से हेज कर सकती हैं। इससे अचानक होने वाले क्रेडिट नुकसान कम होंगे, जो एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स के लिए सीधे तौर पर अच्छी बात है। फीस से कमाई के नए जरिए, योग्य एनबीएफसीज और एचएफसीज को मार्केट मेकर का दर्जा मिलने से उन्हें डेरिवेटिव स्ट्रक्चरिंग फीस और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स पर बिड आस्क स्प्रेड का फायदा मिलेगा, जिससे नॉन इंटरेस्ट इनकम में विविधता आएगी। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट का विस्तार, संशोधित निर्देशों का मकसद क्रेडिट डेरिवेटिव्स मार्केट को बढ़ाना, क्रेडिट रिस्क के कुशल ट्रांसफर और मैनेजमेंट को आसान बनाना और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के विकास को बढ़ावा देना है। यह उन बैंकों और एनबीएफसीज के लिए एक संरचनात्मक सकारात्मक बदलाव है जो फंड जुटाने के लिए बॉन्ड मार्केट पर निर्भर हैं। फंड की कम लागत, मध्यम अवधि जैसे जैसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स क्रेडिट रिस्क को हेज कर सकेंगे, बैंकों और एनबीएफसीज की ओर से हाई रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड की मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे धीरे धीरे क्रेडिट स्प्रेड कम होगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की मांग की थी। आरबीआई ने कहा कि उसने कई सुझाव मान लिए हैं, जिनमें रेजिडेंट नॉन रिटेल यूजर्स को अंडरलाइंग एक्सपोजर से जुड़ी बिना किसी पाबंदी के प्रोटेक्शन खरीदने और बेचने की अनुमति देना और टीआरएस को एक योग्य इंस्ट्रूमेंट के तौर पर शामिल करना शामिल है। इंडस्ट्री के फीडबैक पर रेगुलेटर का सकारात्मक रुख फाइनेंशियल सेक्टर के साथ लगातार रचनात्मक जुड़ाव का संकेत देता है। रिस्क जिसे इन्वेस्टर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्रेडिट डेरिवेटिव्स का विस्तार मार्केट को तभी गहरा करता है जब प्राइसिंग, रिपोर्टिंग, काउंटर पार्टी रिस्क मैनेजमेंट और सेटलमेंट सिस्टम काफी मजबूत हो। अगर शुरुआती फेज में वॉल्यूम कम रहता है, जैसा कि 2022 सीडीएस लॉन्च के बाद हुआ था, या अगर पार्टिसिपेंट्स नए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से असली रिस्क ट्रांसफर के बजाय सिंथेटिक लेवरेज के लिए करते हैं, तो असल दुनिया के मार्केट पर असर पॉलिसी के इरादे से काफी कम हो सकता है। अपनाने की रफ्तार और पार्टिसिपेंट के व्यवहार की रेगुलेटरी मॉनिटरिंग ट्रैक करने के लिए जरूरी वेरिएबल होंगे। यह भी पढ़ें। आरबीआई के बड़े एनबीएफसी रीसेट से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या पीएसयू ऋणदाता अंततः मूल्यांकन अंतर को कम कर सकते हैं? आगे क्या देखना है? आरबीआई ने एक्सचेंजों पर सीडीएस उत्पाद डिजाइन पर अनुमोदन अधिकार बरकरार रखा है। किसी भी सीडीएस उत्पाद को लॉन्च करने से पहले एक्सचेंजों को उत्पाद डिजाइन में बदलाव, पात्र प्रतिभागियों और अन्य विवरणों के लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी, जिसका अर्थ है कि उत्पाद मंजूरी मिलने के बाद एक्सचेंज ट्रेडेड वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। अगला ट्रिगर, एक्सचेंज ट्रेड क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए सेबी के परिचालन दिशा निर्देश, जो एनएसई और बीएसई पर वास्तविक ट्रेडिंग समय सीमा निर्धारित करेंगे।
यदि योग्य संस्थानों के बीच क्रेडिट डेरिवेटिव में ट्रेजरी के नेतृत्व वाली भागीदारी बढ़ती है तो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, L&T फाइनेंस और बड़े HFC जैसे स्टॉक निवेशकों की निगरानी सूची में बने रह सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद साथियों। कृपया लिखे सुरबकरीबे आल बेल और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके प्यार से ही हमें आप तक कुछ लेन की हिम्मत मिलती है।